यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीएटी, बिहार टीजीटी पीएटी, झारखंड टीजीटी पीएटी, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी और अन्य राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के मुताबिक इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जाते हैं। जैसे कि आपको आपके बैच में इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे आपके सिलेबस के अनुसार। इसकी लाइव क्लास होती है। इन केस आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बिना कॉन्सेप्ट के चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, सब कुछ नहीं क्लियर हो पाता है। आपको यहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे रोज नोट्स जरूर पढ़िए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, सप्ताह में 1 या 2 टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, कहाँ तक तैयारी पहुंची है, कितना तैयारी और करना है, जिससे अगर जो आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे तो तैयारी करने में ज़्यादा बेहतर होगी। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है, मतलब सब कुछ कवर कराया जा रहा है। बस आप इस एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहेंगे और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कोर्स की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल रहा है। इट्स मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं और आप वर्तमान परीक्षा में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी और उसके लिए जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होगा, अगर जो आप उस बैच में ऐड होना चाहते हैं तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। आपकी एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो सिंपली आप एडमिशन लेने के लिए अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का बैच उपलब्ध है, बिहार में टीजीटी पीजीटी के लिए बैच अवेलेबल है, यूजीसी नेट के लिए जो दिसंबर में है उसके लिए दोस्तों आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड में टीजीटी और पीजीटी के लिए, जेट के लिए, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए बैच अवेलेबल होगा, उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए बैच होगा। यहाँ पे आपको अलग अलग राज्यों में जो एलटी ग्रेड की परीक्षाएं होती हैं, जीआईसी लेक्चरर की परीक्षाएं होती हैं और हरियाणा में जो पीजीटी की वैकेंसी है उसके लिए भी आपको बैच मिल जाएगा और साथ ही साथ अलग अलग परीक्षाओं के अलग अलग बैच भी मिल जाएंगे। और अगर जो आपको इकोनॉमिक्स का केवल नोट्स प्राप्त करना है तो आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का नोट्स मेरे द्वारा तैयार किया गया है, मेरी हैंड राइटिंग का नोट्स है, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आपको अलग से टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। मतलब आपको किसी भी चीज़ की मतलब आपको किसी भी टॉपिक का रिक्वायरमेंट है या किसी भी तरीके के कंटेंट का रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दोस्तों मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट एक बहुत एक खूबसूरत सी अवधारणा है जो हमें ये बताती है कि जब सरकार अपने व्यय को बढ़ाता है ना तो उससे निजी निवेश में कमी आती है। अर्थात क्राउडिंग आउट इफेक्ट हमें ये बताता है कि जब सरकारी व्यय में अर्थात सार्वजनिक व्यय में जब वृद्धि होती है, सार्वजनिक व्यय में जब वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में निजी निवेश में कमी आ जाती है, निजी निवेश में कमी आ जाती है, निजी निवेश में कमी आ जाती है। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, तो देखिए इसको समझने के लिए आपको सरकार के आय और व्यय का अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, जब सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय करेगी, सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएगी, जब सरकार शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे,
कल्याणकारी योजनाओं पे सरकार पैसा जब ज्यादा खर्च करेगी तो सरकार को आय की जरूरत होगी ना। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार अपने व्यय को बढ़ाती है तो वो कर को भी बढ़ा देती है, टैक्स को भी बढ़ा देती है। तो जब कर बढ़ जाएगा तो एक जो निजी निवेशक होगा तो जो पैसा वो निवेश कर सकता है वो पैसा तो वो टैक्स के रूप में दे देगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत निवेश या निजी निवेश में क्या आ जाएगी सर, निजी निवेश में कमी आ जाएगी। निजी निवेश में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर क्या आप कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड मैं भी थोड़ा सा आपके कमेंट को स्टार्ट कर लूं, ठीक। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी यहाँ पे सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है कि सर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के फलस्वरूप निजी व्यय में कमी आना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सरकार जब सार्वजनिक व्यय ज्यादा करता है अर्थव्यवस्था में, अर्थात सरकार जब सार्वजनिक व्यय करेगा तो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे, बिजली पे, समाज कल्याणकारी योजनाओं पे सरकार पैसा व्यय करता है ना। तो जब सरकार पैसा ज्यादा व्यय करेगा तो कर भी तो ज्यादा लगाएगा, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए तभी तो सरकार व्यय कर पाएगा। तो जब सरकार अपने व्यय को बढ़ाता है तो कर की मात्रा को भी बढ़ा देता है, और जब कर की मात्रा को बढ़ा देगा तो हमारे और आपके ऊपर जब ज्यादा टैक्स लगेगा तो हम लोग निजी निवेश क्या करेंगे, कम हो जाएगा, क्योंकि जो पैसा हम लोग निवेश के रूप में यूज कर रहे थे वो पैसा अब टैक्स के रूप में, उसका कुछ भाग टैक्स के रूप में चला जा रहा है। इट मीन्स कि निजी निवेश में कमी आ जाएगी। तो इजी सी बात है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप निजी निवेश में कमी आना। अगला, कराभार के प्रसारण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है। अब कराभार का प्रसरण सिद्धांत क्या बताता है। तो ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि जब सरकार कोई किसी भी प्रकार का कर लगाती है, जब सरकार अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के कर को लगाती है, किसी भी प्रकार के टैक्स को अगर जो सरकार लगाती है तो ये कर का भार संपूर्ण अर्थव्यवस्था में स्वतः ही फैल जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में स्वतः ही फैल जाता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि जैसे अभी 2017 में जो बीजेपी की सरकार थी उसने क्या कर दिया, उसने जीएसटी लगाया। तो जब जीएसटी एक नई कर प्रणाली आपके सामने आई तो आप देख रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि जीएसटी केवल अमीर लोगों के लिए है या केवल गरीब लोगों के लिए, ऐसा तो नहीं है। जीएसटी सभी को देना पड़ता है। अगर जो आप भारतीय हैं और आप किसी ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं जिस पे जीएसटी लग रहा है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये प्रसरण का सिद्धांत हमें यही बताता है, और इसको कौन दिया था, कैनाड साहब के द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा कि कैनाड साहब ने कराभार से संबंधित प्रसरण का सिद्धांत दिया, और इसमें इन्होंने ये कहा कि अगर जो सरकार कोई नई प्रकार की टैक्स लगाती है तो ये जो टैक्स होगा वो अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग होंगे सभी लोगों पे ये क्या हो जाएगा, प्रसारित हो जाएगा। सभी लोगों को इस टैक्स का भार वहन करना पड़ेगा। यही बात कैनाड साहब ने कहा था। अगला प्रश्न, कि सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्षतिपूरक व्यय क्या होता है सर, सार्वजनिक व्यय, जैसे सार्वजनिक व्यय का मतलब क्या होता है कि सरकार जो पैसा खर्च करती है, सरकार हमारे और आपके ऊपर टैक्स लगाती है, सभी लोग टैक्स देते हैं। आप अगर जो बिस्किट खरीद रहे हैं तो उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, साबुन खरीद रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, पैकेट का दूध अगर जो खरीद रहे हैं तो सार्वजनिक व्यय। तो जब सरकार टैक्स वसूलती है तो उससे सरकार को आय होता है जिसे सार्वजनिक आय कहते हैं। अब सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, सार्वजनिक व्यय तो आपने समझ लिया कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, समाज कल्याणकारी योजनाओं पे पैसा खर्च करती है, उसे ही सार्वजनिक व्यय कहते हैं। अब क्या पूछ रहा है कि सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में कब प्रयोग किया जा सकता है, बी बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्षतिपूरक व्यय का मतलब ये होता है कि सरकार क्या करे,
अपना जो व्यय है वो ज्यादा करे और आय कम अर्जित करे। अर्थव्यवस्था में व्यय ज्यादा हो, मतलब सरकार की जितनी आय है उससे ज्यादा सरकार क्या करे, अर्थव्यवस्था में व्यय करे। तो अब ये कैसे होगा सर? अरे भाई, तो सरकार ऋण लेती है ना, आंतरिक ऋण लेती है या बाह्य ऋण लेती है? तो सरकार अगर जो अपने से अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करता है, तो अर्थव्यवस्था में जब ज्यादा व्यय होगा तो पैसा किसी एक व्यक्ति के पास तो रहेगा नहीं। तो अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा सर? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। और जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी तो एक तरफ मांग भी बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा, पूर्ति भी बढ़ जाएगा। और मांग व पूर्ति दोनों जब बढ़ने लगेगा तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगी। और ये स्थिति कब देखने को मिलता है? तो ये मंदी काल की स्थिति में, जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है। मंदी का मतलब क्या होता है कि मांग, ठीक है, मांग और पूर्ति ये दोनों अपने न्यूनतम बिंदु पे होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग बहुत कम होती है और जब मांग ही नहीं होगी तो उत्पादन क्या होगा, अर्थात पूर्ति भी बहुत कम होती है। तो जब मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे होता है तो हम उसे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है। तो मंदी काल में सरकार क्या करती है? क्षतिपूरक व्यय का इस्तेमाल करती है, जिसके अंतर्गत सरकार जो अपनी आय अर्जित करती है उससे ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करती है। जब ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोगों की मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन भी तो बढ़ेगा, पूर्ति भी बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में देश आर्थिक विकास के पथ पे चला जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सभी लोग लाइक और शेयर तो कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? कि निम्नलिखित किसने सार्वजनिक व्यय को दो भागों में विभाजित किया? सॉरी, ठीक। सार्वजनिक व्यय, ठीक है। चलिए, सो ऑप्शन नंबर बहुत बार बताया हूं, ऑप्शन नंबर बहुत बार बताया हूं ये, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। अब ये प्रश्न जो है ये कंट्रोवर्सी लिए हुए, क्योंकि इसकी बात पीगू ने भी कहा था और फिर आगे चल करके जब एक और अर्थशास्त्री है जिनका नाम किन्स साहब है, किन्स साहब ने भी इसके बारे में बात किया था। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। आय के आधार पे अगर जो बात करें तो आय के आधार पे अगर जो बात होगी तब डाल्टन साहब की बात होगी। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे सार्वजनिक व्यय को, सरकार के व्यय की बात कर रहा है। ठीक है, ये सिंपली सरकार के व्यय की बात कर रहा है। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे, पीगू साहब बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और पीगू साहब की नजर में सार्वजनिक व्यय एक ऐसा व्यय है जो समाज के, अर्थात एक देश में सरकार के द्वारा किया जाने वाला कुल खर्च होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। डाल्टन की बात करें तो उन्होंने आय के आधार पे सार्वजनिक व्यय को विभाजित किया था। जिस तरीके से आप देखते हैं कि एडम स्मिथ साहब ने क्या किया था कि करारोपण को 4 भागों में बांटा था। डाल्टन साहब ने किसको 4 भागों में बांटा था? कमेंट करके बताइएगा मुझे थोड़ा, आप तो कमेंट करके सभी लोग बताइए। अगला, कि किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया? अब वही प्रश्न आ गया, वही प्रश्न आ गया, वही प्रश्न आ गया जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, है ना सर? तो अब अगर जो डाल्टन साहब की बात होती है तो डाल्टन साहब ने सार्वजनिक व्यय को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा था? उन्होंने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? प्रतिगामी व्यय, अनुपातिक व्यय और तीसरा था प्रगतिशील व्यय, है ना? और जो हाँ ठीक, हाँ ठीक 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 है। सो देखिए, सॉरी,
मैं क्या बोल रहा था, मैं ये कह रहा था यहाँ पे पहले प्रश्न को देखिए कि किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पे बांटा था। तो ये तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि डाल्टन ने बांटा था, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और डाल्टन साहब ने क्या किया था, डाल्टन साहब ने क्या किया था कि मुख्य रूप से सार्वजनिक व्यय को उन्होंने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा था, प्रतिगामी व्यय। प्रतिगामी व्यय में उन्होंने क्या कहा था कि कम आय वर्ग को कम लाभ तथा अधिक आय वर्ग को अधिक लाभ प्राप्त होता है सार्वजनिक व्यय से, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, ध्यान में रखिएगा। प्रतिगामी व्यय, प्रतिगामी व्यय। तो प्रतिगामी व्यय के अंतर्गत इन्होंने कहा कि सरकार जो व्यय करती है अर्थव्यवस्था में ना, इससे क्या होता है कि जो कम आय वर्ग के लोग होते हैं उनको इससे कम लाभ मिलता है, और जो धनी लोग होते हैं उनको इससे क्या होता है, ज्यादा लाभ मिलता है। उसके बाद दूसरा इन्होंने टर्म यूज किया अनुपातिक व्यय। अनुपातिक व्यय। तो अनुपातिक व्यय में इन्होंने क्या कहा, अनुपातिक व्यय कहा कि अनुपातिक व्यय एक ऐसा व्यय होता है जो आय के अनुपात में सार्वजनिक व्यय के लाभ को प्रदर्शित करता है। उसके बाद जो इन्होंने तीसरा बोला था वो बोला था प्रगतिशील व्यय। तो प्रगतिशील व्यय में क्या बोला था, प्रगतिशील व्यय। प्रगतिशील व्यय में इन्होंने क्या बोला था, प्रगतिशील व्यय में कहा था कि ऐसे सार्वजनिक व्यय जिसका अधिकांश भाग निर्धन को प्राप्त होता है। तो प्रगतिशील व्यय क्या होता है, तो सरकार के द्वारा ऐसा किया गया व्यय जिसका अधिकांश भाग निर्धन को प्राप्त होता है। तो प्रगतिशील व्यय से कौन लाभान्वित होगा, इससे निर्धन ज्यादा लाभान्वित होगा, और निर्धन ज्यादा लाभान्वित होगा। और ये प्रतिगामी व्यय जो है, तो इसमें जो निर्धन होता है उसको कम लाभ मिलता है और जो धनी होता है उसको ज्यादा लाभ मिलता है। तो यहाँ पे कौन ज्यादा लाभ प्राप्त करेगा, यहाँ पे अमीर ज्यादा लाभ प्राप्त करेगा, और यहाँ पे तो अनुपात की बात होती है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक कौन है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अमरेश यादव जी, गणपत जी, रत्नेश कुमार जी, मीनू यादव जी, अनुज कुमार जी, सदानंद मिश्रा जी, कमल बिहारी जी, राजन सिंह जी, रश्मि तिवारी जी, अक्षय गौरी जी, सदानंद मिश्रा जी, अफजल हसन जी, तस्नीम खान जी, रागनी सिंह जी। चलिए सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। सुमन शर्मा जी, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। नौसाद जी, सदानंद मिश्रा जी, मोहम्मद साहिद नूरी जी, अफजल हसन जी, राजन सिंह जी, ठीक है सभी लोग वीडियो को। सुनीता गुप्ता जी, नीलम कुमारी जी। अब इतना तेजी से उत्तर आ रहा है, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करते रहा करिए। एक दो किताब का नाम और बता दीजिएगा सर, थोड़ा सा बताइएगा। मसदेव साहब के एक दो किताब का नाम आप लोग भी मुझे बताइए। एक तो किताब आपने देख लिया कि द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस की जो पुस्तक लिखी गई थी वो मसदेव साहब के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद इनके एक किताब का नाम और याद रखिएगा, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। पब्लिक फाइनेंस इन थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, ये भी पुस्तक किसकी है, मसदेव साहब की है। सो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, ठीक। क्या उत्तर आ रहा है कि पिकाक वाइजमैन परिकल्पना में विस्थापन प्रभाव या समाविष्ट है। अब देखिए विस्थापन प्रभाव, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि अब वाइजमैन पिकाक साहब ने जो विस्थापन प्रभाव बताया था वो क्या था। अब इसको अगर जो सविस्तार से आप नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, आप प्रैक्टिस करिए, नोट्स पढ़िए 40-50 मिनट, आप टेस्ट समय समय पे दीजिए, प्रीवियस ईयर को देखिए। ये सारी चीज़ें आप अगर जो करेंगे ना, तभी आप संतुलित तौर पे आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा दी जा रही हैं। इस नंबर पे, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। और अगर अलग से अगर जो आपको नोट्स भी प्राप्त करना है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर, बी बोल रहे हैं। कोई बताएगा आसान भाषा में, कोई बताएगा कि क्या है ये सिद्धांत, विस्थापन प्रभाव का सिद्धांत कोई बताएगा कि क्या होता है। तो एक लाइन में मैं बता रहा हूं, आप याद रखिएगा।
विस्थापन प्रभाव के अंतर्गत वाइजमैन और पिकाक का कहना है कि जब अर्थव्यवस्था संकट काल में होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में अगर जो युद्ध होता है, ठीक है, या अर्थव्यवस्था में अगर जो आपात आता है, तो ऐसी स्थिति में उस अर्थव्यवस्था में जो सरकार होती है वो सरकार लोगों के ऊपर कर की दर को बढ़ा देती है, अर्थात टैक्स में वृद्धि कर देती है। लेकिन जैसे ही युद्ध की अवस्था या आपात की अवस्था खत्म होती है, वो टैक्स की दर को उसी स्तर पे रहने देती है। वो क्या करती है कि टैक्स की दर को कम नहीं करती है। अर्थात विस्थापन प्रभाव हमें ये बताता है कि जब कोई राष्ट्र युद्ध या आपात से गुजर रहा होता है तो सरकार को क्या करना होता है, सरकार को सार्वजनिक व्यय बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि युद्ध और आपात में बहुत सारे खर्च सरकार को करने पड़ते हैं। तो विस्थापन प्रभाव हमें इसी बात की जानकारी देता है कि कोई अगर जो किसी देश में युद्ध की स्थिति होती है या उस देश में आपात की स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में युद्ध और आपात की स्थिति है तो सरकार को आय बहुत ज़्यादा चाहिए। तो सरकार अपने आय को बढ़ाने के लिए, सार्वजनिक आय को बढ़ाने के लिए कर की दर को बढ़ा देता है। लेकिन जब ये युद्ध और आपात की स्थिति खत्म हो जाती है, उसके बावजूद भी सरकार ये कर की दर को उसी स्तर पर रहने देता है, कर की दर को कम नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सार्वजनिक व्यय एवं कराधान के पुराने स्तर से नए एवं उच्चतर स्तर की ओर झुकाव होता है। तो वाइजमैन और पिकाक का विस्थापन प्रभाव हमें ये बताता है कि जब किसी देश में आपात की स्थिति होती है, जैसे युद्ध आ गया या कोई महामारी फैल गई, तो उस वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सरकार क्या करती है कि ज़्यादा व्यय करने की जरूरत होती है सरकार को, तो सरकार कर की दर को बढ़ाती है। लेकिन जब युद्ध और आपात की स्थिति खत्म हो जाती है तो भी कर की दर एज इट इज रहने देती है, सरकार कर की दर में कमी नहीं करती है। यही बात विस्थापन प्रभाव के अंतर्गत बताया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है। अब अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था भाई, कमेंट करके बताइए। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो दिया गया था वो डाल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, डाल्टन के द्वारा दिया गया था। और अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा था कि जो सीमांत अर्थव्यवस्था में जो सीमांत त्याग है, सीमांत त्याग वो सीमांत लाभ के बराबर होना चाहिए। सीमांत त्याग सीमांत लाभ के बराबर होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीमांत लाभ अर्थात सीमांत त्याग, तो त्याग कौन करेगा, करदाता करेगा। कौन करेगा, करदाता। और सीमांत लाभ कौन प्राप्त करेगा, तो भैया सरकार अगर जो हमसे और आपसे टैक्स वसूल रही है तो क्यों वसूल रही है, अपने जेब में पैसा रखने के लिए थोड़ी वसूल रही है, वो समाज के ऊपर ही तो इन्वेस्ट करने के लिए कर रही है ना, कर राजस्व इकट्ठा कर रही है कि हमारे की सड़क अच्छा वो बनवा दे, वो बिजली अच्छी कर दे, वो समाज का कल्याणकारी योजनाएं बेहतर बना दे। तो डाल्टन साहब ने कहा था कि जो अधिकतम लाभ समाज को तभी मिलेगा जब सीमांत त्याग सीमांत लाभ के बराबर हो। और त्याग कौन कर रहा है, करदाता, जो टैक्स पेयर है वो त्याग कर रहे हैं। और लाभ किसको मिलेगा, जब सरकार कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी तो उससे जिन लोगों को लाभ मिलेगा उनको उतना लाभ मिलना चाहिए जितना इन्होंने टैक्स दिया है। तो जितना इनको हानि हुआ है ना टैक्स देने से, जितना इन्हें नुकसान हुआ है उतना ही लाभ उनको मिलनी चाहिए जब सरकार ये पैसा समाज में पहुंचाती है। सो यही बात उन्होंने कहा था। और ये किससे संबंधित है, ये कराधान और सार्वजनिक व्यय दोनों से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि पिकाक वाइजमैन के सिद्धांत के अनुसार लोक व्यय स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, क्या ये बात सही है। और यह सिद्धांत विस्थापन प्रभाव और निरीक्षण प्रभाव पे आधारित है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको ये बात बताई थी, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि वाइजमैन और पिकाक का सिद्धांत क्या है। तो वाइजमैन और पिकाक का सिद्धांत ये है
कि जब अर्थव्यवस्था में आपात आता है, ठीक है, आपात आता है, जैसे कि अगर जो अर्थव्यवस्था में युद्ध की स्थिति विद्यमान हो जाती है, अर्थव्यवस्था में महामारी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को व्यय बढ़ाने होते हैं। सरकार को क्या करने होते हैं? सरकार को सार्वजनिक व्यय बढ़ाने होंगे, क्योंकि युद्ध में पैसा तो लगेगा ही लगेगा। तो सरकार को सार्वजनिक व्यय बढ़ाने हैं। सरकार सार्वजनिक व्यय कैसे बढ़ाएगी? तो ऐसी स्थिति में वो कर की मात्रा बढ़ा देगी, अर्थात कहेगी कि अब हम के देश से क्या करेंगे, ज्यादा टैक्स वसूलेंगे, क्योंकि सरकार को अगर जो पैसा व्यय करना है तो सरकार को आय भी तो चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार कर की दर को बढ़ा देगी, और जब सरकार कर की दर को बढ़ा देगी तो फिर क्या होगा कि जब स्थिति आपात की खत्म हो जाएगी, जब युद्ध या महामारी की स्थिति खत्म हो जाएगी, तो भी सरकार इस कर की दर को कम नहीं करेगी, जो कर था उसी को सरकार एज इट इज रहने देगी। तो यही दोस्तों विस्थापन प्रभाव है किसका? वाइजमैन और पिकाक का। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, क्योंकि पिकाक वाइजमैन के सिद्धांत के अनुसार लोक व्यय स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, अर्थात अगर जो कोई ऐसी स्थिति आती है तो सरकार ये तैयार रहता है कि हमें सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना है, और यह सिद्धांत विस्थापन प्रभाव एवं निरीक्षण प्रभाव पे भी आधारित है, और विस्थापन प्रभाव यही बात तो बताता है। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ आप सुमेलित कर लीजिए और बताइए क्या उत्तर आ रहा है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। क्या उत्तर आ रहा है सर? इजी सी बात है। एक प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से पक्का पूछा जाता है, एक प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। तो कराधान के नियम कोई है विद्वान जो मुझे बताएगा? अच्छा, यहाँ कराधान, हाँ ठीक है, हाँ चलिए बताइए थोड़ा सा तो। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए बी, अच्छा इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब सुमेलित करना है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, बुकानन की अगर जो बात करें तो इन्होंने लोक विकल्प के सिद्धांत दिए थे। किसका सिद्धांत दिया था? लोक विकल्प का सिद्धांत दिया था, ठीक है, बहुत बार बताया हूं। उसके बाद फिंडले सिराज साहब ने किसकी बात की थी? लोक व्यय के 4 नियम दिए थे, याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? नहीं भूल गए तो याद करिए। भार्गव साहब की बात करें तो ये संघीय वित्त की बात करते हैं, और लर्नर की बात करें तो कार्यात्मक वित्त की बात करते हैं। एक ई जोड़ दे रहा हूं, और कार्यशील वित्त की बात कौन करता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कार्यशील वित्त की बात कौन करता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये जो कार्यात्मक वित्त लर्नर साहब ने दिया था ना, तो लर्नर के साथ कौन संबंधित थे? किन्स भी संबंधित थे, तो याद रखिएगा लर्नर के साथ किन्स भी थे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर जो भी आप सुमेलित कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अगला, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड। बढ़ते सार्वजनिक खर्चों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब देखिए, वाइजमैन और पिकाक की परिकल्पना अगर जो आप नहीं पढ़े ना तो यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक है। बलजीत सिंह साहब ने, ठीक है, और बलजीत सिंह साहब ने जो दिया था वो विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए दिया था, ठीक है। अगला, क्या उत्तर आ रहा है सर? हाँ, सी बोल रहे हैं केवल, अच्छा ठीक है। तो देखिए एक सेकेंड, सी बोल रहे हैं। तो देखिए, बढ़ते सरकारी खर्चों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित है। तो अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि वैगनर की परिकल्पना, और कोई सी के अलावा कोई नहीं है, सभी सी बता रहे हैं, और कोई? तो देखिए इजी सी बात है, अगर जो आपने वैगनर की परिकल्पना को पढ़ा होगा तो वैगनर की परिकल्पना हमें क्या बताती है, ये सिद्धांत हमें क्या बताता है? तो ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय बढ़ता है, जब अर्थव्यवस्था में
सार्वजनिक व्यय बढ़ता है, अर्थात सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में व्यय को बढ़ाया जाता है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा कि लोग अपने मांग में भी वृद्धि करेंगे, और जब मांग में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन भी बढ़ेगा, अर्थात पूर्ति में भी वृद्धि होगी। और अर्थव्यवस्था में जब मांग और पूर्ति दोनों सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगेगा, तब क्या होगा, वो अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगी। ठीक है, वो अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगी। तो बढ़ते सरकारी खर्च के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करें, सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ये बात कही गई थी किसके द्वारा, वैगनर साहब के द्वारा, कि अगर जो सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाएगा तो इससे क्या होगा, मांग में भी वृद्धि होगी, और मांग में वृद्धि होगी तो पूर्ति में भी वृद्धि होगी, और मांग व पूर्ति दोनों एक साथ बढ़ेगा तो आर्थिक विकास होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि भारत के पब्लिक सेक्टर ने स्वस्थ औद्योगिक आधार के विकास में सहयोग दिया है। कारण दिया है कि पब्लिक सेक्टर राज्य के नियंत्रणाधीन है, समुचित नीति तैयार करने और वित्तीय तथा अन्य सहयोग देने में राज्य की भूमिका से पब्लिक सेक्टर को बहुत मदद मिली है। क्या उत्तर आ रहा है सर, बताइए। अच्छा सा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, थोड़ा आराम से करिए। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर, और कोई बी बोल रहे, बी के अलावा कोई नहीं है, कुछ डी भी बोल रहे। ए और आर दोनों सही हैं, कैसे सही हैं बताइए, कैसे सही है बी। चलिए देखते हैं, भारत के पब्लिक सेक्टर ने स्वास्थ्य औद्योगिक आधार के विकास में सहयोग दिया है। एब्सोल्युटली ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर है वो कार्य कर तो रहा है ना, हॉस्पिटल तो बन रहे हैं ना, स्वास्थ्य सुविधाएं तो बेहतर हो रही है ना पब्लिक सेक्टर के माध्यम से। और ये जो पब्लिक सेक्टर होता है वो क्या होता है, राज्य के नियंत्रणाधीन ही होती है। आप देखते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल क्या होता है कि आपके शहर में मतलब हॉस्पिटल सरकार बनाती है ना आपके शहर में, तो ये क्या होता है, ये पब्लिक सेक्टर के क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, राज्य के नियंत्रण में होते हैं, देयर इज नो डाउट। उसके बाद समुचित नीति तैयार करने और वित्तीय तथा अन्य सहयोग देने में राज्य की भूमिका से पब्लिक सेक्टर को बहुत मदद मिलती है। सो ये बात भी बिल्कुल 100% सही होने वाली है, ए और आर दोनों सही है। अभी आप अगर जो आपको पता होगा, तो अगर जो सरकारी हॉस्पिटल में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके लिए सरकार ने कुछ पैसा रखा है कि अगर जो सरकारी हॉस्पिटल में कोई पैदा होगा तो उसको कुछ पैसा मिलेगा। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था थी, पता नहीं अभी वर्तमान समय में है कि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, कि मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए हमें सार्वजनिक क्षेत्र में अपने खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या ये बात सही है? और राज्य के क्रियाकलापों की वर्धनशीलता के वैगनर के सिद्धांत की यही मांग है। अच्छी बात है, खूबसूरत सी बात है, बहुत खूबसूरत सी बात है। क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर। अब देखिए, मानव पूंजी के विकास की बात करें तो जैसे अभी देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, मानव कौशल का विकास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, कौशल का विकास करना है। कौशल का विकास कैसे हो पाएगा, कौशल का विकास कैसे होगा? अरे भाई, आप जब शिक्षित होंगे, अर्थात सरकार अगर जो आपको शिक्षा देगी तो बढ़िया शिक्षा आपके पास रहेगा तो आप किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए सोच सकते हैं। अगर जो सरकार आपको बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं देगी, सरकार आपको बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा देगी तो आप क्या आएंगे, स्वस्थ होंगे तो बढ़िया उत्पादन के लिए सोच सकते हैं। अगर जो सरकार आपको अच्छी बिजली देगी तो आप किसी वस्तु का उत्पादन के लिए सोच सकते हैं। अगर जो सरकार आपको परिवहन की व्यवस्था अच्छी देगी तो आप अपने गांव में भी फूल की खेती कर सकते हैं और इस फूल को ले जा करके शहर में बेच सकते हैं। और नहीं तो आप पता चले कि परिवहन की स्थिति अच्छी ही नहीं है, आप गांव में बागवानी कर रहे हैं और उसके बाद जब फूल को शहर ले जा रहे हैं तो बीच में इतने गड्ढे हैं कि पूरे फूल आपके खराब हो जा रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में मानव पूंजी को बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की जरूरत है, लोगों को अच्छी बिजली देने की जरूरत है, लोगों को परिवहन देने की जरूरत है, जिससे जब मानव विकास बेहतर होगा तो उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश का स्तर बढ़ेगा, और निवेश का स्तर बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। देयर इज नो डाउट। और यही बात किसने कही थी, यही बात कही थी वैगनर ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत। सो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला प्रश्न कि क्रियात्मक वित्त शब्द गढ़ने का श्रेय, अभी तो बताया था कि क्रियात्मक वित्त और कार्यशील वित्त, ये दो प्रश्न आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है कि कार्यशील वित्त की अवधारणा किसने दी थी और क्रियात्मक वित्त की अवधारणा किसने दी थी। चलिए, कार्यशील वित्त की बात कौन करता है और क्रियात्मक वित्त की बात कौन करता है, कमेंट करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है सर। ऑप्शन नंबर ठीक है, इजी सी बात है, इजी सी बात है कि नहीं। तो कार्यशील वित्त की बात कौन करता है और क्रियात्मक वित्त की बात कौन करता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। तो और ये जो क्रियात्मक वित्त है ना, ये क्या होता है, तो क्रियात्मक वित्त जो है ये विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया, बलजीत सिंह ने कहा। और क्रियात्मक वित्त ऐसा वित्त होना चाहिए जिससे जिससे देश के क्रियाकलापों में वृद्धि हो, अर्थात उस देश की उत्पादकता में वृद्धि हो, उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, वो देश आगे बढ़े। और कार्यशील वित्त की अगर जो बात करें तो ये कौन दिया था, आप कमेंट करके बताइए मुझे। अगला कि भारत में व्यक्तिगत आयकर है, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आगे आने वाले किसी भी इकोनॉमिक्स की परीक्षा में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। एक बात समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत जानते हैं, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत जानते हैं। क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर होगा, उल्टा हो गया ना। हाँ ठीक है, आप इतने समझदार हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, कोई सी बोलने वाला नहीं है क्या। सो देखिए दोस्तों, भारत में अगर जो कर प्रणाली की बात किया जाए तो कर प्रणाली को 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला होता है प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर में क्या होता है कि एक व्यक्ति की आय जितनी तेजी से बढ़ता है उसी अनुपात में उसका कर का दर भी बढ़ता है। तो जिस अनुपात में आय बढ़ता है उसी अनुपात में उसका कर का दर भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये होता है प्रगतिशील कर। इसको ग्राफ के माध्यम से कुछ इस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद अनुपातिक कर, ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसमें समाज के सभी वर्गों पे समान रूप से टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि आप बिस्किट खरीदने जाते हैं, आप साबुन खरीदने जाते हैं, तो इस पे आप गरीब है कि अमीर है कोई मैटर नहीं करता है, आपको उतना ही टैक्स देना होगा। और प्रतिगामी कर का मतलब क्या होता है कि जिस अनुपात में आपकी आय बढ़ रही है उससे कम अनुपात में आपकी कर की दर बढ़ रही है, अर्थात टैक्स बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अधोगामी कर प्रणाली, यही भारत में देखने को मिलता है। और अधोगामी कर प्रणाली की विशेषता ये होती है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी आय में वृद्धि होती है उसी अनुपात में कर की दर तो बढ़ती है, लेकिन एक बिंदु पे आने के बाद आपकी आय बहुत तेजी से बढ़ जाती है, लेकिन कर का अनुपात क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो अधोगामी कर प्रणाली है ये शुरू में प्रगतिशील होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद फिर क्या हो जाता है, प्रतिगामी हो जाता है। अर्थात स्टार्टिंग में जैसे जैसे आय बढ़ती है कर की दर बढ़ती है, उसी अनुपात में बढ़ती है, लेकिन एक बिंदु पे आने के बाद एक बिंदु पे आने के बाद जितनी तेजी से आय बढ़ती है उतनी तेजी से कर का अनुपात नहीं बढ़ता है। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला, शुल्क किस प्रकार का लोक आगम है। शुल्क लोक आगम है मतलब सरकार के आय प्राप्त करने का जरिया है।
क्या उत्तर होगा सर? शुल्क किस प्रकार का लोक आगम है? अब आपको याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए आपको? देखिए, सरकार के आय के स्रोत जो होते हैं, सरकार जो आय अर्जित करती है वो दो तरीके से कई तरीके से प्राप्त करती है। इसको मुख्य रूप से दो भागों में हम बांटते हैं। पहला, सरकार क्या करती है, कर के माध्यम से आय प्राप्त करती है, और दूसरा गैर कर आय। ठीक है, गैर कर आय होता है। तो कर मतलब टैक्स, तो जो सरकार आपसे वसूल करती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर। और गैर कर आय का मतलब क्या होता है कि अगर जो आपने सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा तो आपके मास्टर आपसे कहते होंगे कि कल क्या करना, फीस लेकर के आना। अगर जो फीस लेके नहीं आओगे तो कल क्या कर देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया, ये आपसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है, सरकारी स्कूल में आपसे फीस ली जाती है। जैसे कि मैं कहूँ, आप अगर जो 2 पहिया या 4 पहिया का डीएल बनवाने गए होंगे, ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने गए होंगे, तो वहां पे भी आपसे कहा गया होगा कि आप शुल्क सबमिट करिए, अर्थात फीस सबमिट करिए। और ये पैसा किसके पास चला जाता है, ये राज्य सरकार के पास चला जाता है। तो ये गैर कर आय का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कि आयातित पनीर की प्रति इकाई पर 20 रुपए का कर किसका उदाहरण है? खूबसूरत सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं, अलग अलग परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो देखिए, जब किसी वस्तु की मात्रा के आधार पे, मात्रा पे जब जब किसी वस्तु की जब किसी वस्तु की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाया जाता है, जब किसी वस्तु की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाया जाता है, आधार पर टैक्स लगाया जाता तो उसे हम क्या बोलते हैं सर? विशिष्ट शुल्क बोलते हैं या विशिष्ट प्रशुल्क बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दूसरे देश से पनीर आपके देश में आ रहा है, तो अब सरकार ने क्या कह दिया, कहा कि पनीर का जितना भी टुकड़ा आप हमारे देश में भेज रहे हैं, उस हर टुकड़े पे हम 20 रुपए का आपसे प्रशुल्क वसूल करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये विशिष्ट प्रशुल्क हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, विशिष्ट प्रशुल्क हो गया। तो अगर जो किसी वस्तु की मात्रा के आधार पे कर लगाया जाता है, किसी वस्तु की मात्रा के आधार पे, कै ग्राम का है, कितनी वस्तु है, तो अगर जो प्रति इकाई पे या उसकी वस्तु की मात्रा के आधार पे टैक्स लगाया जा रहा है तो उसे विशिष्ट कर बोलेंगे, जैसे कि पनीर पे, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कि किस तिथि तथा वर्ष में भारत में जीएसटी प्रभावी हुआ? जीएसटी कब प्रभावित हुआ और जीएसटी की दरें कौन कौन सी है, कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, आपकी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं। सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। आप बस ईमानदारी से एप्लीकेशन पे सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि बहुत कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लास होता है। इनकेस लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाता है। कंप्लीट इकोनॉमिक्स के आपको नोट्स भी दिए जाते हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरी तरफ आप क्या करिए कि नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि कहाँ गलती हो रही है, उस गलती को सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सके। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको अलग से कुछ भी इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये होगा। तो सिंपली अगर जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपनी फीस इस नंबर पे आप सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा। आप चाहें तो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं।
जीएसटी की कितनी दरें हैं? जीएसटी की कितनी दरें हैं भाई? गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस की बात हो रही है। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर सी। और भारत में जीएसटी की कितनी दरें हैं? तो भारत में जीएसटी की अगर जो दरों की बात करें तो भारत में जीएसटी की 5 दर है। 5 दर है जीएसटी की। कौन कौन सी है? 0%, ठीक है, 0%। उसके बाद कितना है? 5% है, फिर 12% है, फिर 18% है, और उसके बाद सबसे उच्चतम जीएसटी की दर क्या है? 28% है। सबसे उच्चतम क्या है सर? 28% है। ठीक है, ये बार बार आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जीएसटी की उच्चतम दर क्या है, तो 28%, न्यूनतम दर 0%। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला, आज बहुत क्लास शांत शांत लग रहा है भाई, कोई दिक्कत है क्या? बहुत शांति से सभी लोग पढ़ रहे हैं, आज मैं ही बहुत सीरियस हूं क्या लग रहा है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। आप लोग बात नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि मजा नहीं आ रहा है क्या क्लास में? क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, शांत ही रहिएगा, बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी तो बताया हम लोगों ने, अभी तो बात किया था ना इस पे कि देखिए सर जी, जीएसटी की 5 दरें हैं, लेकिन कहीं कहीं पे देखिए दोस्तों 0% को ये मेंशन ही नहीं करते हैं। ठीक है, 0% को ये मेंशन ही नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर डी 5%, 12%, 18% और 28%, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला, कि आपूर्ति जितना अधिक लोच होगा उतना ही अधिक होगा, किसके ऊपर भाई? अगला, क्या बोल रहे हैं? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, ऑप्शन नंबर, ये इजी सी बात है सर, बच्चों वाली बात है। कोई गलत करेगा, जिसको अब नहीं कॉन्सेप्ट पता होगा वो नहीं समझ पाएगा। एक लाइन में बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा। आपूर्ति जितना अधिक लोचदार होगा, आपूर्ति का मतलब कि पूर्ति में अगर जो परिवर्तन हो सकता है, तो टैक्स का सारा भार किसको वहन करेगा? क्रेता को वहन करना पड़ेगा। क्रेता को वहन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐसे, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल है, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल निर्यातक जो देश हैं वो क्या कर सकते हैं कि किसी भी देश को पेट्रोल बेच सकते हैं, है ना? तो अगर जो पूर्ति लोचदार है, अर्थात पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है, तो जो आपको पेट्रोल बेच रहा है ना, वो क्या कर सकता है कि कहेगा कि जब पेट्रोल आपके देश में आएगा तो सरकार उस पर क्या करेगी? प्रशुल्क लगाएगी। तो वो जो सरकार प्रशुल्क लगाएगी, वो पूरा का पूरा भार वो किससे वसूल करेगा? जो लोग पेट्रोल गाड़ी में भरवा करके चल रहे हैं। क्यों करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि उसको पता है कि बिना पेट्रोल के भारत में जिंदगी अब गुजारी नहीं जा सकती है, बहुत सारे लोग जी ही नहीं पाएंगे बिना पेट्रोल के। सो ऑप्शन नंबर ए ठीक। अगला, वे वस्तुएं जो उपभोग से संबंधित नहीं होती हैं, उनकी दक्षता के लिए यह अपेक्षित होता है कि कर दरें मांग की लोच के प्रतिलोम अनुपात में हो। यह परिभाषा किसकी है? और देखिए, जो लोग भी अभी नोट्स के लिए या एडमिशन के लिए फीस सबमिट कर रहे हैं, आप कृपया करके जहाँ पे फीस सबमिट किए हैं इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, अभी आपको वहाँ पे चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर। और एक बात मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, ये जो मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये खुद के द्वारा, मेरे द्वारा लिखा हुआ नोट्स है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसमें इकोनॉमिक्स के सभी यूनिट आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बात ध्यान से समझिए, इसमें इकोनॉमिक्स के सभी यूनिट आपको देखने को मिलेंगे, हर एक टॉपिक मिलेगा और एक व्यवस्थित नोट्स आपको मिल जाएगा। उसमें छोटी बड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें मैं मेंशन किया हूँ। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद का
जो व्हाट्सएप का चैनल है और जो टेलीग्राम का चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी मैं रोज थोड़ा बहुत ही कुछ ना कुछ नोट्स प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो वहाँ पे आप ज्वाइन करके फ्री में भी कुछ नोट्स देख सकते हैं। कंप्लीट नोट्स तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ नोट्स आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, रैमसे का नियम आप बता रहे हैं। तो जितने लोग भी रैमसे का नियम बता रहे हैं सबका उत्तर ठीक है। अब देखिए, अगर जो कॉन्सेप्ट पता होगा तो जानते होंगे, नहीं पता होगा तो नहीं जानते होंगे, कि वे वस्तुएं जो उपभोग से संबंधित नहीं है उसकी दक्षता के लिए यह अपेक्षित है कि कर दरें मांग की लोच के प्रतिलोम अनुपात में होती है। तो ये रैमसे के नियम के अंतर्गत कहा गया था। और रैमसे के नियम में ही दोस्तों, रैमसे के नियम में रैमसे के द्वारा जो नियम दिया गया था उसी में ये स्टेटमेंट जारी किया गया था। अब इसको पूरा विस्तार से जानने के लिए आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये इतना खूबसूरत सा प्रश्न है। नोट्स की प्राइस केवल और केवल 499 रुपए, केवल 499 रुपए में है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 499 रुपए में आपको नोट्स मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स के कंप्लीट यूनिट के। अगला, कि अग्र स्थानांतरित कर का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, एक होता है अग्र स्थानांतरित कर और दूसरा होता है पश्च स्थानांतरित कर। ठीक है, जिसे अग्र स्थानांतरित कर को अग्रगामी कर भी कहा जाता है और पश्च स्थानांतरित कर को पश्चगामी कर भी कहा जाता है। चलिए थोड़ा आराम से बताइए सर मुझे, आपसे नंबर डी सभी लोग बोल रहे हैं। तो देखिए, इजी सी बात है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर जो पार्ले जी बिस्किट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये रहा आपका पार्ले जी, ये आपका पार्ले जी बिस्किट है। अब इसके ऊपर सरकार ने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। कहा कि भैया अब हम आपसे 1 रुपया आपके प्रति बिस्किट मतलब जो आपका प्रति पैकेट का बिस्किट है इस पे 1 रुपया हम अब ज्यादा टैक्स आपसे लगाएंगे, जितना आप पहले दे रहे थे उससे अब आपको 1 रुपया हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब जो पार्ले जी की कंपनी है इसके पास दो ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन ये है कि जो ये अपना बिस्किट 5 रुपए में अभी बेच रहा है, 5 रुपए में जो अभी पार्ले जी का बिस्किट आ रहा है, तो कहेगा कि ऐसा है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए, ये रहा आपका पार्ले जी कंपनी। ठीक है, ये पार्ले जी कंपनी है। ठीक है, तो पार्ले जी कंपनी के ऊपर अगर जो सरकार ने क्या कह दिया कि हम अब टैक्स की दर बढ़ा रहे हैं और आपको 1 रुपया और टैक्स देना होगा पहले की अपेक्षा। ठीक है, 1 रुपये आपको क्या करना होगा और टैक्स देना होगा, जितना आप पहले दे रहे थे उससे ज्यादा देना होगा। तो अब पार्ले जी जो कंपनी है ना, वो ये देखिए दो काम कर सकती है। इस कर को पार्ले जी ने जो पार्ले जी के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया है, इस कर को ये आगे भी स्थानांतरित कर सकता है, जिसे अग्र स्थानांतरण कहते हैं। अग्र स्थानांतरण का मतलब ये होता है कि सरकार ने जो पार्ले जी के पैकेट पे 1 रुपए का टैक्स लगाया है, अब पार्ले जी ये बात जानता है कि भैया भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्ले जी बिस्कुट को बहुत ही विश्वसनीय मानते हैं, पार्ले जी बिस्किट को बहुत ही विश्वसनीय मानते हैं। तो पार्ले जी क्या करेगा कि जो पैकेट वो 5 रुपए का बेच रहा था, वो पैकेट अब वो क्या करेगा, 6 रुपए का बेचने लगेगा। इसका मतलब कि ये टैक्स को कहां पे डाल रहा है, ये क्रेता पे डाल रहा है, अर्थात उपभोक्ता पे डाल रहा है, क्रेता पे डाल रहा है अर्थात उपभोक्ता पे डाल रहा है, आपसे टैक्स ले रहा है। सरकार ने लगाया किसके ऊपर, पार्ले जी के ऊपर, लेकिन पार्ले जी आपसे टैक्स वसूल कर रहा है। और दूसरा इसमें क्या होता है, इसके पास एक और ऑप्शन होता है कि ये क्रेता से वसूल ना करे। ये क्या होता है, पश्च स्थानांतरण होता है। इसका क्या मतलब होता है कि अब पार्ले जी बिस्किट जब बना रहा है तो भाई ये आटा खरीद रहा होगा ना, तो जो कच्चे माल जब वो खरीदेगा तो उन लोगों से कहेगा कि भैया अब हमको कच्चा माल आप सस्ता दीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर सरकार ने टैक्स लगा दिया है। ठीक है, और वो जो मजदूरों को मजदूरी दे रहा है कहेगा कि अब हम मजदूरी तुम्हारी क्या कर देंगे, कम कर देंगे।
तो वो जब मजदूरी में कम कर देगा तो इसका मतलब कि वो टैक्स को कहाँ पे भेज रहा है, वो पीछे की तरफ ढकेल रहा है। और अगर जो अगर जो वो क्रेता से वसूल कर रहा है तो वो क्या करेगा कि वो आगे की तरफ टैक्स को ढकेल रहा है। तो यहाँ पे ये विक्रेता को के ऊपर टैक्स को भेज रहा है और यहाँ पे क्रेता को। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि विक्रेताओं की अपेक्षा क्रेताओं पर अधिक। सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीरियस हो जाइए, सीरियस हो जाइए, है ना। पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाइए। जिंदगी में और कुछ साथ रहने वाला नहीं है। आप अगर जो खुद की जिंदगी बना लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो ये समाज है जीने देगा नहीं, है ना। ये जो समाज है वो इतना आसानी से लोगों को थोड़ी जीने देता है। खास करके जो बेरोजगार है, बेरोजगार को समाज जीने देता है ठीक से? नहीं जीने देता है। कोई भी आएगा पूछेगा बेटा क्या हो रहा है, और जब वो पूछ लेगा बेटा क्या हो रहा है तो आप क्या बताएंगे क्या हो रहा है। उसको क्या पता है कि आप क्या कर रहे हैं, कितना आप मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, क्या बताएं। और अपनी आप किस दौर से गुजर रहे हैं ये दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर कार्य करिए, अपने ऊपर मेहनत करिए, है ना। कोई बहुत अच्छा नहीं है जिसको आप बहुत अच्छा समझ रहे हो, वो बहुत अच्छा नहीं। ठीक है, सभी लोग कमाने खाने में व्यस्त हैं, सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, अपने अपने तरीके से खुश रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा समाज और बहुत ज़्यादा चीज़ों पे कंसंट्रेट करके कि उन्होंने मुझे ये कह दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया, ये सब बिल्कुल दिमाग में सोचने की बात नहीं है ना। अगला प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है सर? अभिकथन और तर्क। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर। और जब तक आप स्टूडेंट है ना, जब तक आप स्टूडेंट है या पूरी जिंदगी, हमारी बात एक बात नोट करके रख लीजिए, अगर जो जिंदगी में आप कम बोलना प्रारंभ कर देंगे ना तो आपकी जिंदगी की आधी से ज़्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर जो आप कम बोलना प्रारंभ कर देंगे तो क्या होगा, वो चाहे परिवार ही क्यों ना हो, अगर जो कम बोलेंगे ना तो आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएंगी। बहुत सारे परिवार होते हैं, सुबह का 6 नहीं बजा तब तक उधर से आवाज़ आने लगा, कोई किसी को बर्तन फेंक के मार रहा है, कोई किसी के ऊपर चिल्ला रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सबको बॉस बन रहा है, सबको बॉस बनना है। उस घर का पति कह रहा है, उस घर का जो मुखिया है वो कह रहा है कि हम लोग 7 बजे लिख लेंगे, तो उस घर की कोई महिला है वो कह रही 7 बजे कहाँ लिख लेंगे, 7:30 बजे लिख लेंगे। अब इसी पे सुबह सुबह वो घूमने क्या जाएंगे, सुबह सुबह सब अपना क्या कर लेते हैं, आर्गू करके सारी चीज़ों को खराब कर लेते हैं। तो आर्गूमेंट से बचिए, जब खास करके जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक तो शांति से रहिए। शांति से रहेंगे बहुत मजा आएगा जीवन में, है ना। परिवार में छोटी छोटी बात पे लोग आर्गू करते हैं, छोटी छोटी बात पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कर रहे हैं ये ठीक नहीं। क्या उत्तर आ रहे हैं भाई? ऑप्शन नंबर, अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। क्या उत्तर आ रहा है सर? सॉरी, अभिकथन और अभिकथन और तर्क। एक सेकेंड। क्या उत्तर आ रहा है कि अभिकथन दिया गया है कि प्रगतिशील कराधान का सिद्धांत सामान्यतः स्वीकार राजनीति है। बिल्कुल ठीक है। प्रगतिशील कर में क्या होता है? प्रगतिशील कर में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है तो जिस अनुपात में आपकी आय बढ़ती है उसी अनुपात में क्या होता है, उसी अनुपात में क्या होता है, उसी अनुपात में क्या होता है, उसी अनुपात में आपके कर की दर में भी वृद्धि होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भैया जो अमीर होगा वो ज़्यादा टैक्स देगा, जो गरीब होगा वो कम टैक्स देगा। और प्रगतिशील कराधान आय और संपत्ति के वितरण को
प्रभावित नहीं करता। अरे भैया करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा ना सर। सो ऑप्शन नंबर सी और आर गलत हो जाएगा, ए सही है, आर गलत हो जाएगा। तो प्रगतिशील कराधान का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि ये ठीक है भाई, समाज के लिए सही है। अगर जो आपकी आय बढ़ रही है तो आय के बढ़ने के साथ साथ आपकी कर की दर भी बढ़नी चाहिए। और प्रगतिशील कराधान आय और संपत्ति के वितरण को प्रभावित नहीं करता। नहीं भैया करता है, जिसकी आय जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा टैक्स देगा, जिसकी आय कम होगी वो कम टैक्स देगा। अगला, कि भारत में मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक नहीं है? कौन सा एक सहायक नहीं है? क्या उत्तर होगा? हाँ, तबीयत ठीक है हमारी, अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ, पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। क्या उत्तर होगा? कि भारत में मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए निम्न में से कौन सा एक सहायक नहीं है? मुद्रास्फीति कब आती है? मुद्रास्फीति तब आती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब कि पैसा अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो जा रहा है। जैसे आज से 20 साल पहले देखिए, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हम लोगों को घर से 1 रुपया या 2 रुपये मिल जाते थे, ये क्लास 1 या 2 की बात है। लेकिन आजकल के बच्चों की पढ़ाई देखिए, आजकल के बच्चों की पढ़ाई देखिए, उसका रोज का खर्च कम से कम 500 रुपये है, अगर जो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं तो। अगर जो ऑन एवरेज निकालेंगे तो हम लोग का क्या होता था कि 15 रुपये 20 रुपये में हर महीने में हम लोग को फीस जमा करना होता था, हम लोग पढ़ लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है तो पैसा सबके पास आया है। तो अब फीसर भी आने चाहिए कि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर में कमी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि और मुद्रा की वैल्यू गिर जाएगी, मतलब मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। ये फीसर साहब ने कहा था। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में, अब यहाँ पे इस प्रश्न की बात करें तो मुद्रा की पूर्ति अगर जो बढ़ती है तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। जब लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तो भैया आप अपनी मांग को बढ़ा देंगे। तो मांग तो सभी लोग बढ़ा सकते हैं। एक बच्चा जो पैदा होता है वो भी बहुत सारी वस्तुओं की मांग करता है, लेकिन क्या वो उत्पादन कर सकता है किसी वस्तु का? नहीं कर सकता है ना। तो मांग तो कोई भी बढ़ा सकता है, लेकिन उत्पादन अर्थात पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की मांग बहुत ज्यादा हो और उस वस्तु की पूर्ति कम हो तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। और जब उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो हम और आप कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में बड़ी महंगाई आ गई है। और जब महंगाई आ जाती है तो इसे ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, अर्थात देखिए ये क्या पूछ रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक नहीं है? तो भैया ये जो एमएसपी दिया जाता है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है ना, ये किसानों को इसलिए दिया जाता है कि आप अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं और आने वाले सालों में आप अपने फसलों का ठीक तरीके से उत्पादन कर सकते हैं। तो एमएसपी से अर्थात जो न्यूनतम समर्थन कीमत आपको मिलता है, इससे आप विलासिता की वस्तुओं को नहीं परचेज कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला चलिए बताइए। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? और देखिए मौके का फायदा उठाया करिए आप लोग। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ पढ़ने आते हैं, लेकिन अगर जो आप पढ़ने आ रहे हैं तो पूरा ठीक तरीके से पढ़ाई पे फोकस करिए, है ना। ठीक तरीके से पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि जिस दिन अपने अपना कमाया हुआ पैसा खर्च करना होगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि आपके पिताजी कितने महान थे कि वो आपको इतने सालों तक 5-5 हज़ार रुपये 6-6 हज़ार रुपये महीने का खर्च देते, है ना। आपसे अगर जो आपकी कमाई का कोई 6 हज़ार रुपये ले लेगा ना, तो आपको क्या होने लगेगा? आपको करंट लगने लगेगा। और आपके माता पिता क्या कर रहे हैं कि जब से आप पैदा हुए तब से लेकर के आज तक 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, लगातार आपको वो पैसा दे रहे हैं।
ठीक है। और अगर जो आप किसी को 20 रुपया उधार दे देते हैं ना, तो उससे आप 3 बार मांगेंगे, लेकिन जब आप अपनी कमाई से जब आप अपनी कमाई को खर्च करेंगे तब ये बात आपको महसूस होगी। सो प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, मेहनत करिए। जिंदगी में मेहनत बहुत जरूरी है। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर तो देखिए, मुद्रास्फीति का मुकाबला। तो मुद्रास्फीति कब आती है? तो ये तभी तो आती है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और पूर्ति कम रहता है। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग इस वस्तु की मांग करते हैं, लेकिन इसका उत्पादन कम है, अर्थात पूर्ति कम है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए? हमें मांग को और पूर्ति को बराबर करना चाहिए। मांग और पूर्ति को बराबर करना चाहिए। या एक काम हम और कर सकते हैं कि मांग और पूर्ति को हम कैसे बराबर कर सकते हैं? तो इसके 2 कंडीशन होंगे। या तो आप जितना मांग है उतनी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा दीजिए, जितना मांग है उतना आप पूर्ति बढ़ा दीजिए, अर्थात उत्पादन को बढ़ा दीजिए। या दूसरी कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने मांग को कम कर दीजिए और जहाँ पे पूर्ति पहले थी वहीं पे उसको रहने दीजिए, अर्थात उत्पादन का स्तर वही रहने दीजिए। तो जैसे ही मांग व पूर्ति बराबर हो जाएगी, वैसे अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी? महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करना। क्या ये बात सही है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करता है। सरकार अपनी आय से ज्यादा क्या करता है? अर्थव्यवस्था में व्यय करता है। तो जब सरकार अपने आय से ज्यादा व्यय करता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए? घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करना चाहिए, अर्थात सरकार को व्यय में कमी लानी चाहिए, व्यय में कमी लानी चाहिए। और सरकार जब व्यय कम करेगा तो मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी, मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी तो लोग अपने मांग को गिरा देंगे, तो मांग व पूर्ति बराबर हो जाएगी, जिससे मुद्रास्फीति का मुकाबला करने में सहायता मिलेगा। विनिवेश, लेकिन ये उत्पादक होना चाहिए, ये उत्पादक होना चाहिए। ठीक है, उत्पादक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उत्पादक नहीं दिया है तो ये गलत ही हो जाएगा। नगद कोष अनुपात में वृद्धि कर दिया जाए। नगद कोष अनुपात में वृद्धि कर दिया जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी। ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी तो जिस पैसे से आप मांग करते हैं वो पैसा अब आप ब्याज के रूप में दे देंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी मांग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो ये भी ठीक है। और कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, नहीं भैया, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 ठीक है। अगला, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति संरचनात्मक मुद्रास्फीति। और इलाहाबाद वाले गए थे कि नहीं कल? इलाहाबाद में कल मेला लगा था। कल क्या, आप तो 10-12 दिन पूरा लगेगा। मैं भी गया था थोड़ा सा, आधे घंटे के लिए, और वहाँ पे मैंने देखा कि इतने सारे युवा थे। चेहरे पे एक अजीब से उनकी क्या थी? उदासी थी, क्योंकि घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, उम्र गुजरती जा रही है। चेहरे पे एक उदासी थी। उसके बावजूद भी क्या था कि पूरा पर्याप्त डीजे की व्यवस्था यहाँ पे होती थी। कल पूरा डांस किए, कल पूरा रात भर। जो छात्र हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पूरी रात भर डांस किए, है ना, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है ना। तो अपने चेहरे की उदासी को छुपाते हुए भी उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा इंजॉय कर लिया। और इलाहाबाद में जो रह के बच्चे तैयारी करते हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी आसान होती नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो कोई शादी विवाह अटेंड नहीं कर पाते, फंक्शन अटेंड कर ही नहीं पाते, ऐसे किसी सामाजिक कार्य में बहुत ज़्यादा वो संलग्न नहीं होते। उनकी ज़िंदगी में यही होता है कि भैया रूम में रहना है, पढ़ना है, लिखना है, थोड़ा बहुत घूम लेना है। तो ठीक है, करना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संरचनात्मक स्थिति उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग। तो देखिए, संरचनात्मक स्थिति का मतलब क्या होता है? संरचनात्मक स्थिति का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है ना, उस उत्पादन को ठीक तरीके से
बाजार नहीं मिल पाता है, और जब ठीक तरीके से बाजार नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में वो अपने वस्तुओं को मार्केट में बेच नहीं पाते हैं, और जब मार्केट में बेच नहीं पाते हैं तो ऐसी स्थिति में मांग व पूर्ति में क्या होता है, असंतुलन होता है। मांग व पूर्ति में असंतुलन हो जाता है, और जब मांग व पूर्ति में असंतुलन होता है तो कीमतों में वृद्धि हो जाती है। जैसे आप देखते हैं ना कि हमारे देश की जो सरकार है वो कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को क्या कर रहे हैं, खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन समय समय पे ये भी देखने को मिलता है कि जो पंजाब के किसान है, जो हरियाणा के किसान है, चाहे जो पश्चिमी यूपी के किसान है, ये अपने फसलों को सड़कों पर ऐसे ही फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपने फसलों को बेचने के लिए कोई समुचित बाजार नहीं है, और उस फसलों का रख रखाव करने के लिए उनके पास ना ही वो टेक्नोलॉजी और ना ही वो व्यवस्था है। सो ऐसी स्थिति में आप लोग जितने लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ, ऐसी स्थिति में जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर बाजार की अपूर्णता के कारण, क्योंकि किसान के, एक सेकेंड, संरचनात्मक स्फीति तो ये तो होना चाहिए ना, हाँ ठीक है। बाजार की अपूर्णता के कारण, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के कारण, और उत्पादक के पूरक साधनों की कमी के कारण। एक सेकेंड, तो ये तो होना चाहिए ना, 2 3 4 होना चाहिए ना इसमें। उत्पादन के पूरक साधनों की कमी के कारण, ये भी बात ठीक है, और व्यय में वृद्धि के कारण। 2 और 3 राइट है, होना चाहिए, सी होना चाहिए ना सर, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला, किन्स सबसे अधिक संबंधित थे, किससे थे भैया? किन्स साहब की बात आ रही है, किन्स साहब की। किन्स साहब, तो किन्स साहब क्या कहते हैं, किन्स साहब जो थे वो किससे ज्यादा चिंतित थे? तो किन्स साहब मांग जनित मुद्रास्फीति से ज्यादा चिंतित थे। मांग जनित मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? तो मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ेगी, जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो भैया जो लोग पैदा हो रहे हैं उनको कपड़ा भी तो चाहिए, खाने के लिए भी तो सामान चाहिए, उनको रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, मकान भी तो चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें चाहिए तो लोग अपने मांग को बढ़ा देंगे, तो जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों की मांग बढ़ेगी। तो मांग तो सभी लोग बढ़ा सकते हैं, हम और आप अपनी डेली ज़िंदगी में सैकड़ों वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या किसी एक वस्तु का पूर्ति हम लोग करते हैं, उत्पादन करते हैं? नहीं करते हैं। तो जब मांग में वृद्धि होती है और उत्पादकता का स्तर नीचे होता है, अर्थात पूर्ति कम होता है, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो हम आप कहते हैं कि महंगाई आ गई है, और जब महंगाई आती है तो इसे ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुद्रास्फीति बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, किन्स साहब किससे ज्यादा संबंधित है? तो किन्स साहब सबसे ज्यादा चिंतित किससे थे, या किस प्रकार की स्थिति की बात करते हैं? तो मांग जनित मुद्रास्फीति, इसके अंतर्गत वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने के कारण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, और कीमतों में वृद्धि होती है तो उसे महंगाई कहते हैं। महंगाई को इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति कहते हैं। आय स्फीति से क्या अभिप्राय है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। आय स्फीति से अभिप्राय क्या है? ठीक है, तो आय स्फीति का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए, आप अपने खुद को मान लीजिए कि जब आपकी आय में वृद्धि होती है ना, जब आपकी आय बढ़ती है, तो आय बढ़ेगी तो पैसा आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ करेंगे ना, उसको खर्च करेंगे ना। जब लोगों के पास पैसा आता है तो खर्च करने का वो जरिया भी ढूंढने लगते हैं। तो जब आपकी आय बढ़ेगी तो आपकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। जब आपकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तो आप अपने मांग को बढ़ा देंगे। जब आप अपने मांग को बढ़ा देंगे और मांग के अनुसार अगर जो उत्पादन में वृद्धि नहीं होता है, अर्थात पूर्ति में वृद्धि नहीं होता है, तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाती है। जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाती है तो इसे आप महंगाई कहते हैं, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर क्या होता है? अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाने के कारण, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न, अगला कि चालू कीमत पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के अधिक स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अधिक होने का कारण क्या है? हाँ,
क्या उत्तर आ रहा है सर? ठीक, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, चालू कीमत पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के अधिक स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के अधिक होने का कारण क्या है? तो भैया यहाँ पे दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोग अपने मांग को बढ़ा लेंगे, मांग को बढ़ा लेंगे, उस अनुसार अगर जो पूर्ति नहीं बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति विद्यमान हो जाएगी। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? तो दोस्तों दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक सार्वजनिक वस्तु क्या होता है और दूसरा निजी वस्तु क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, निजी वस्तु, निजी वस्तु, तो निजी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसका प्रयोग करने के लिए आप भुगतान करते हैं, अर्थात उसे आप खरीद करके उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बात करें, मोबाइल हो गया, मोबाइल, तो मोबाइल क्या है, आपने खरीदा है तो आप यूज कर रहे हैं, ये आपकी निजी वस्तु है, ये किसी कोई और इसको नहीं मांग सकता है। जैसे आपने अगर जो डिश टीवी लगवाया है, ठीक है, डिश टीवी आपने लगवाया है तो ये भी आपकी निजी वस्तु हो गई, क्योंकि डिश का पेमेंट आप क्या करते हैं कि हर महीने करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों दूसरी जो वस्तु होती है वो होती है सार्वजनिक वस्तु। सार्वजनिक वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जिस पर समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है। जैसे कि पुलिस है, तो पुलिस सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है ना, क्योंकि पुलिस सबके लिए है ना, केवल एक व्यक्ति के लिए थोड़ी है, आपके लिए अलग और आपके पड़ोसी के लिए अलग थोड़ी है। हमारे देश में जो सेना है, हमारे देश के बॉर्डर पे जो सेना है वो क्या है, वो भी सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है, वो हम सभी लोगों की रक्षा कर रहे हैं। और गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, तो सरकार स्ट्रीट लैंप लगवाती है ना, स्ट्रीट लैंप सरकार लगवाती है, तो आपके मोहल्ले में सरकार ने स्ट्रीट लैंप लगवाया है, तो ऐसा नहीं कि उस स्ट्रीट लैंप को आप मोड़ करके केवल और केवल अपने घर के तरफ उजाला कर लेंगे, दूसरे तरफ छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो इसमें डी है वो है बिजली का घरेलू उपयोग। बिजली का घरेलू उपयोग की जब बात होती है तो आप बिजली का बिल हर मंथ देते हैं ना, तो ये सार्वजनिक वस्तु नहीं होगा, ये निजी वस्तु का उदाहरण होगा। ये क्या होगा, ये निजी वस्तु का उदाहरण होगा। सो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड। चलिए, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और जो लोग भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं यथाशीघ्र ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि जिस स्ट्रेटजी के तहत आपको सारे कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और मैं आपको इतने सारे कंटेंट दे रहा हूँ, इतने सारे कंटेंट दे रहा हूँ कि यार प्रश्न कहाँ से बनेगा, सब कुछ आपको मिलना है, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। बस आप पढ़िए, निरंतर होकर के निरंतर रूप से आप पढ़ते रहिए। आप एप्लीकेशन यहाँ पे इसका जो लिंक दिया गया है उसका फिर व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम ग्रुप का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं बैच में, वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट आपको कोर्स पढ़ाया जाता है, लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे, बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, कंप्लीट आपको नोट्स मिलता है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट, सब कुछ दिया जा रहा है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन फीस 2000 रुपये, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं एडमिशन के लिए। चलिए बताइए, हाँ क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है? ठीक, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं और कोई? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, काफी विविधता आ रही है भाई, काफी विविधता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे ठीक बोलेंगे कि देखिए सर, अनेक विकासशील देशों की मांग है कि प्राकृतिक व्यक्तियों का, प्राकृतिक नहीं होना चाहिए, मिसप्रिंट है,
व्यक्तियों का देश के पार आवागमन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए जो विकासशील देश होते हैं ना, इनके पास टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी होती नहीं है, तो इनके पास सबसे ज़्यादा क्या होता है, श्रम होता है। ये श्रम बाहुल्य, श्रम इनके पास ज़्यादा होता है विकासशील देशों के पास, क्योंकि इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती है और संसाधन भी अमूमन देखा जाता है कि कम होता है अन्य राष्ट्रों के मुकाबले। उसके बाद विकासशील देशों के पास श्रम बाहुल्य सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होता है। जिसे आप देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, भारत के लोग सऊदी जाते हैं कमाने के लिए, भारत के लोग दुबई जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ जा करके वो क्या कर रहे हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं, कोई छोटा से छोटा वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो किस में पैसा प्राप्त कर रहे हैं, वो किस में पैसा प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ पे वो डॉलर में पैसा प्राप्त कर रहे हैं या वहाँ की जो मुद्रा है उसमें वो पैसा प्राप्त कर रहे हैं। उसी को भारत में ले आते हैं तो उसका वो क्या होता है, 80 गुना हो जाता है। ठीक है, कोई अगर जो अमेरिका में कार्य कर रहा है और अगर जो उसे दिन भर कार्य करता है और $100 उसे मजदूरी मिल जाती है तो कितना पैसा हो गया भारत में, बहुत हो गया ना, बहुत हो गया ना, 8,000 रुपये के आसपास लगभग हो गया। तो $100 पे आपको 8,000 रुपया मिल जा रहा है, मतलब दिन भर की इनकम आपकी 8,000 रुपये। लेकिन वही अमेरिका के जो श्रमिक, अमेरिका में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो $100 पे काम नहीं करेंगे, $100 पे भारतीय वहाँ जाके काम कर लेगा और बड़ा खुश भी रह लेगा। लेकिन जो अमेरिका के लोकल है ना, वो क्या करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि $100 उनके लिए कुछ नहीं है। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी मदों को विकासशील देशों में सर्वाधिक दीर्घकालीन वृद्धि कारक माना जाता है? क्या उत्तर आ रहा है सर? अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो निवेदन है आप लोगों से कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी बोलिए ना, इजी सी बात है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद को विकासशील देशों में सर्वाधिक दीर्घकालीन वृद्धि कारक माना जाता है? तो पूंजी वस्तुओं की खरीद के लिए जो व्यवसाय में सहायकी होते हैं। ठीक है, इसी से क्या होगा, इसी से क्या होगा कि उद्योगों का विकास होगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष के आयु समूह के लोगों को 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा देने जाने का प्रावधान किया गया? क्या उत्तर हो रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ठीक। तो निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष के आयु समूह के लोगों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा? तो ये है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के योजना के तहत इसके अंतर्गत अगर जो 12 रुपए का प्रीमियम भरते हैं, 12 रुपए का प्रीमियम भरते हैं और आप 18 से 70 वर्ष की उम्र के बीच के हैं, तो अगर जो कोई दुर्घटना आपके साथ होती है तो सरकार आपको क्या करती है, 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा के रूप में देती है। ठीक है, अगर जो किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी को अपंगता हो जाता है तो ऐसी स्थिति में खास करके ये मिलता है। अगला कि टी.डब्ल्यू. शुल्ज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? अब शुल्ज साहब के नियम को आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विकासशील देश में किसान सरकार द्वारा नियत कृषि मूल्यों के प्रति अनुक्रियाशील होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसकी बात ये करते ही नहीं है। विकासशील देशों में किसान नवीनोन्मुखी करने और खेती की नई पद्धतियां अपनाने के इच्छुक होते हैं, ये बात इन्होंने कही थी। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर जी केवल और केवल बी सही है, ठीक है,
तो इन्होंने केवल कहा था ऑप्शन नंबर बी को, इन्होंने कहा था कि जो विकासशील देश होता है ना, वहाँ के जो कृषक होते हैं ना, उनकी इच्छा होती है कि वो नई प्रकार की टेक्नोलॉजी से खेती करें और नई पद्धतियों को अपना करके अपनी उत्पादकता को बेहतर करें, लेकिन उनके देश में टेक्नोलॉजी होती नहीं है, तो ऐसा संभव हो नहीं पाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी ये 1980 में हुई थी। 1980 में हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया था 2015 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की बात करें तो 2000 का जो वित्तीय वर्ष था, अर्थात यहाँ पे क्या दिया गया, 2001 दिया गया, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की बात करें तो ये कब चलाया गया था, तो ये 1983 में चलाया गया था। अगला कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए उद्योगपतियों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया अभियान को किस तिथि को आरंभ किया गया? मेक इन इंडिया की शुरुआत कब से हुई है, होती है, आपको बताना है, ठीक। तो याद रखिएगा दोस्तों, 25 सितंबर 2014, ठीक है, 25 सितंबर 2014 मेक इन इंडिया की जो शुरुआत होती है 25 सितंबर 2014 को होती है। और इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था कि भारत में जो उद्योगपति है ना, उनको क्या किया जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ आकर्षित किया जाए कि उद्योगपति यहाँ आकर के उत्पादन को बढ़ाएं। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत होती है 25 सितंबर 2014 को। अगला कि जन धन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जन धन योजना की शुरुआत भी कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 में हुई थी। 28 अगस्त 2014 में जन धन योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। बताइए कहाँ पे शुरुआत हुई थी इसकी? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली से इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है। और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जन धन योजना का लक्ष्य क्या रखा गया? तो जन धन योजना का लक्ष्य रखा गया कि 7.5 करोड़ लोगों को क्या किया जाए, कि बैंक से जोड़ा जाए। कितना करोड़? 75 करोड़, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है भाई? सो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, बैंक जमा के लिए, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला कि भारत में आर्थिक समृद्धि के लिए एलपीजी मॉडल के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है। एलपीजी मॉडल 1991 में आया। अब जो लोग ये कॉन्सेप्ट हमारी क्लास पढ़ रहे हैं ना, ये सारे प्रश्न जो अभी ये सब आ रहे हैं, ये सब मैंने इसके कॉन्सेप्ट को करवा दिया है। तो अगर जो आप नहीं पढ़े हैं वीडियो को तो जाकर के इत्मीनान से पढ़िए, बच्चों का खेल हो जाएगा अगर जो आपने कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से पढ़ा है तो। सो देखिए दोस्तों, मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी मॉडल 1991 में लेकर के आए। और एलपीजी मॉडल क्या है? तो भैया उदारीकरण, उसके बाद निजीकरण और फिर वैश्वीकरण, ठीक है। उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि भैया अब हम अपनी अर्थव्यवस्था खोल रहे हैं, आप हमारे देश में आइए, निर्यात करिए, आप हमारे देश में आइए, हम आपके देश में जाएंगे और प्रशुल्क की दर जो होगी वो कम होगी। निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, इसलिए बढ़ावा दिया गया ताकि देश की उत्पादकता में वृद्धि किया जा सके, ठीक है। बहुत सारे उद्योग से संबंधित प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। और वैश्वीकरण का मतलब होता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ आप जोड़ देते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। अगला, भारतीय विकास कार्यक्रम सामाजिक न्याय के साथ विकास उन्मुख है, क्या ये बात सही है? और भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी और आय असमानता से संतृप्त है, ये बात सही है? तो हाँ भाई, दोनों बातें ठीक है कि भारतीय विकास कार्यक्रम सामाजिक एवं न्याय के साथ विकास उन्मुख है, बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाया जाता है वो सामाजिक न्याय से संबंधित होता है। और कारण में दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी और
आय की असमानताओं से संतृप्त है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल हम लोग कर लेंगे। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर आप ठीक तरीके से इन सारे कंटेंट को फॉलो करते रहेंगे, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात इसकी थियरी की क्लास आपको यहाँ पे करवाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ेंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का यहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पर टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, जो गलती है उसमें सुधार करिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सके। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। बस आप इन सारे कंटेंट को ठीक तरीके से फॉलो करेंगे तो कहाँ से प्रश्न बनेगा भाई, सब कुछ यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। बस आप एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का हैंड राइटिंग नोट्स भी अवेलेबल है, तो जो लोग भी चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। चलिए मिलते हैं हम लोग कल। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।